का उच्चारण करेंगे, फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे 3 बार और उसके बाद में फिर अगली प्रक्रिया शुरू करेंगे। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबसे पहले तो मैं इस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजवीर सिंह जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतना सुअवसर प्रदान किया है कि योग की कक्षा शुरू की है। ये दुनिया का बहुत ही उत्तम कर्म है, सुख देना। और उसके साथ साथ छात्र कल्याण विभाग और श्री राजकुमार जी, प्रोफेसर राजकुमार जी का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इस प्रयास में हमारे कुलपति महोदय का पूर्ण सहयोग किया है और इतना अच्छा यहाँ पर प्रबंध किया है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। देखिए, योग जो है ये भारतीय परंपरा का बहुत ही एक ऐसा मानव कल्याण का कार्य है कि जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। मानव कल्याण का किस लिए है कि इससे स्वास्थ्य पूर्ण रूप से स्थिर रहता है। आयुर्वेद में स्वास्थ्य की परिभाषा एक ही दी है कि प्रसन्न आत्मे इंद्रिय मन है, कि जिसमें आत्मा, इंद्रिय और मन प्रसन्न रहते हैं वो स्वास्थ्य कहलाता है। और एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ लगाते हैं, जिम करते हैं, उसमें हमारी मसल्स तो ठीक हो जाती हैं, लेकिन मस्तिष्क में चलने वाले जो विचार हैं वो ठीक नहीं रहते। और यदि मस्तिष्क की विचारधारा ठीक नहीं हो, नेगेटिव विचार उसमें आए, तो फिर आदमी कितना भी बलवान हो, कितना भी स्वस्थ हो, फिर उसके एक्शन ठीक नहीं होंगे। तो सबसे पहला जो सिद्धांत योग का है, महर्षि पतंजलि ने जो सिद्धांत वेदों में बताए गए थे, हमारी परंपरा वेद से शुरू होती है भारतवर्ष की, और सबसे प्राचीन दुनिया के ग्रंथ भी वेद हैं। तो वेद में कहा है, योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवामहे इंद्र सखायम उतये, कि योग की परंपरा की योग करो और योग से तुम परमात्मा को प्राप्त कर लोगे, अपने स्वास्थ्य को प्राप्त कर लोगे, प्रसन्नता को प्राप्त कर लोगे। उन सारे सिद्धांतों को जो भगवान शिव, जिनको हमने भगवान के दर्जे पर पहुंचाया, वो प्रवक्ता हुए। और जितने भी हमारे महापुरुष हैं जिनकी आज हम पूजा करते हैं भगवान मान करके, वो सारे के सारे योगी थे। चाहे आप राम का जीवन उठाओ, चाहे भगवान कृष्ण का जीवन उठाओ। भगवान कृष्ण की गीता को आप यदि आप पढ़ेंगे तो संन्यास योग, कर्म योग, ये सारा गीता का सिद्धांत है। भक्ति योग,
गीता योग की 7 परंपराएं जो हमारे यहाँ चलती थी, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, जप योग है, लय योग है, उन सब का समावेश करके महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन लिखा। 6 शास्त्र, 4 वेद और 6 शास्त्र हैं, उसमें एक योग शास्त्र है, योग दर्शन है। और योग की परिभाषा देते हुए लिखा है महर्षि पतंजलि ने कि योग चित्त वृत्ति निरोध है, कि मन में जो चलने वाले विचार हैं उनको रोक लो, वो योग हो जाएगा। और एक सिद्धांत और दिया कि मन कैसे रुकेगा, तो मन रुकेगा प्रसन्नता से, जब हम खुश रहेंगे। और हम खुश कैसे रहेंगे, जब मन में नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। यजुर्वेद के 34वें अध्याय में 6 मंत्र दिए हैं। यद जाग्रतो दूरम उदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मन है शिव संकल्पमस्तु। कि जो मेरा मन जागते हुए मेरे वश में नहीं है, सोते हुए मेरे वश में नहीं है, यद जागृत है दूरम उदयति, जो जागते हुए दूर चला जाता है, तदु सुप्तस्य तथैवैति, वो सोए हुए का भी वैसे चला जाता है, पता नहीं कहां के सपने लेता है। ज्योतिषाम ज्योति, और कहते कि मन जितना भी ज्योतियां हैं, प्रकाश है, ज्ञान है, उन सबसे महत्वपूर्ण मन है। तो तत् में मन है, वो मेरा मन शिव कल्याणकारी संकल्प विचारों वाला अस्तु हो जाए, वो मेरा मन में हमेशा अच्छे विचार आए। आज के साइकोलॉजिस्ट क्या रिसर्च कर रहे हैं कि यदि मन में 100 विचार आते हैं दिन में एक व्यक्ति के, तो उसमें से 70 से लेकर के 80-85% प्रतिशत विचार ऐसे आते हैं जो बिल्कुल नेगेटिव होते हैं और जिनको हम दूसरों को बता नहीं सकते। मन के ऊपर बुद्धि का कंट्रोल होता है। तो मन में कुछ चल रहा है, बुद्धि कंट्रोल रखती है कि यदि ये बात कह दी तो समाज में बेइज्जती होगी, फिर वो अच्छी बात कहता है। और उन्होंने एक उदाहरण दिया कि मान लीजिए एक 15 किलो की बाल्टी है, उसमें पानी भर लिया आपने 12 किलो, और उसमें 1 किलो का आपने बर्फ का टुकड़ा डाल दिया, तो बर्फ के टुकड़े के 3 हिस्से पानी में डूब जाएंगे, 1 हिस्सा ऊपर रहेगा। ऐसे ही हमारे जो मन में विचार चलते हैं वो नेगेटिव ज्यादा चलते हैं, पॉजिटिव कम चलते हैं, और हम जो है बुद्धि के कंट्रोल के कारण से अच्छी बात करते हैं, वो बात नहीं करते। तो उसके मन के विचारों को कंट्रोल करने का, मन में शुभ संकल्प आए, मन में अच्छे विचार आए, अभी तक ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है। 95% डिजीज कम्स ड्यू टू आवर नेगेटिव थॉट्स, ये मेडिकल की रिसर्च है। और नेगेटिव थॉट्स जब तक दूर नहीं होंगी तब तक ब्लड प्रेशर कैसे दूर हो जाएगा। मान लीजिए आपको क्रोध आता है, कोई भी दवाई नहीं जो क्रोध को दूर करते हैं। मान लीजिए आपको निराशा आ गई मन में, कोई दवाई नहीं मेडिकल साइंस में कि आपकी निराशा को दूर करते। आपको लोभ आ गया, चोरी करने की इच्छा हो जाती है कई बार हमारी, और ये चोरी का असर केवल यही नहीं है कि उसने उसका सामान चुरा लिया, ये हाई लेवल तक चलती है। बड़े बड़े रिसर्च की चोरी कर लेते हैं, साहित्यकार साहित्य की चोरी कर लेते हैं दूसरों की। आपने तो यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में आप लोग हो तो आपको पता होगा कि किसने किसकी थीसिस चुराई है, किसके आइडिया चुरा करके अपने नाम से प्रकाशित कर दिए हैं। तो ये हर लेवल पे चलती है। अब इस चोरी को रोकने की मेडिकल साइंस में तो कोई दवाई नहीं है। और जब तक ये विचार मन से नहीं निकलेगा तब तक हमारा आत्मिक विकास नहीं हो पाएगा, हम सुख नहीं रह पाएंगे। यदि आप चोरी कर लोगे तो नींद अच्छी नहीं आएगी आपको। मान लीजिए आपने किसी की पुस्तक के आइडिया चोरी कर लिए, किसी के रिसर्च के आइडिया चोरी करके अपने नाम से छपवा लिए, आपके मन में एक डर जरूर रहेगा कि कभी ये बात आरटीआई में आ जाएगी और हम पकड़े नहीं जाएंगे तो नौकरी चल जाएगी। तो ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं इनको रोकना कोई साधन नहीं है सिवाय प्राणायाम के, सिवाय ध्यान के, सिवाय योगासनों के। मैंने इस पर काफी काम किया है। वैसे तो मेरा सब्जेक्ट तो संस्कृत था, लेकिन मेरी रुचि इसमें थी क्योंकि हम गुरुकुल झज्जर में बचपन से पढ़े हैं। जब हमने देखा कि लोगों महीनों 6 महीने, साल हो गए दवाई खाते हुए, डॉक्टर के पास जाते हुए, उनका सिर दर्द ठीक नहीं हो रहा, जुकाम ठीक नहीं हो रहा है, लोअर बैक पेन ठीक नहीं हो रहा, शोल्डर पेन ठीक नहीं हो रहा, नी पेन बढ़ते चले जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। ये हो क्या रहा है?
फिर हमने सोचा कि नेचुरल वे में करके देखो। अब आपके सामने रिजल्ट है, बाबा रामदेव जी ने जो काम किया दुनिया को रास्ता दिखाने का, कितने लोग ठीक हो गए। और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको क्या किया कि विश्व की धरोहर बना दिया, जो भारत की धरोहर थी। तो आज इस सेशन में थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, थोड़े से अपने हेल्थ बेसिस योगासन करेंगे कि भाई नी पेन ना हो। देखिए, योग प्रिवेंटिव है, यदि आप करते रहेंगे तो आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो प्रॉब्लम से आप बचे रहेंगे बहुत हद तक। लेकिन और भी बहुत से कारण हैं बीमारियों के होने में। कोई बीमार हो जाए और फिर कहे कि जी हार्ट अटैक हो गया, अब योग से ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। इस भ्रम में नहीं रहना कि अब योग से ठीक हो जाएगा हार्ट अटैक। वहां तो दवाई मेडिकल साइंस में जाना पड़ेगा, वो भी एक अपनी ब्रांच है, उसका भी पूरा हेल्प लेना पड़ेगा। लेकिन डे बाई डे रूटीन लाइफ में योग करने से आपकी बहुत सी समस्याएं समाप्त रहेंगी, आपको बहुत समस्याओं से बचे रहेंगे। देखिए, मैं अपने जीवन के 2-3 उदाहरण देता हूं, नाम नहीं बताऊंगा। एक वाइस चांसलर थे यहां पर, उनको अचानक लोअर बैक में पेन हो गया और स्थिति ये हो गई कि वो उठ नहीं सकते। मेडिकल में गए, डॉक्टरों ने कहा कि कम से कम आपकी डिस्क स्लिप हो गई है, 3 महीने तक आप कहीं नहीं जा पाओगे, हिलना ही नहीं है। किसी ने मेरा रेफरेंस बता दिया, जी आप उनको बुला लो, क्योंकि एक मिनिस्टर थे हरियाणा में, उन्होंने कहा मैंने ठीक किया था। तो मैं जब गया तो डॉक्टर उनके पास बैठे हुए थे, तो मैंने कहा जी आपको 10 दिन कम से कम लगेंगे मेरे, मैं आऊंगा। तो कहा कि ये पैरालिटिक हो जाएंगे यदि आपने योगासन कराया। मैं कहा जी आप चिंता ना करो, मैं इसी काम को करता हूं। वो 9 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया, चल करके डॉक्टर के पास गए। उसके बाद में दूसरे वाइस चांसलर आए 5-7 साल बाद, गवर्नर का प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में 4 दिन के बाद में, और उनको सडनली लोअर बैक पेन हो गया। कई बार लोअर बैक पेन इतना होता है कि आप वहीं का वहीं आपको लेटना पड़ता है। तो उनके ऑफिस ने मुझे बुला लिया कि जी इस डॉक्टर साहब, उनको 20 साल को प्रॉब्लम हो गई और आप आ जाओ। और मेरा परिचय कराया, तब तक मेरा परिचय नहीं था उनसे, उनको विश्वास था इस चीज पर। तो मैंने कहा कि जी ठीक है, कल गवर्नर आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ गवर्नर की स्टेज पर बिल्कुल बैठ जाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं जाता है। 2 दिन में वो ठीक हो गए। उन्होंने आधा ऑफिस में बता दिया कि उनके उसमें तो कमाल कर दिया उन्होंने। उसके बाद में फिर एक वाइस चांसलर आए, उन्होंने कहा मेरा नाम तो कहीं बता देना, हुड्डा जी हुड्डा जी को 10 साल से प्रॉब्लम, तो उनको भी किसी ने बता दिया, मैं तो बताया नहीं कभी। कहले एक दिन घूमते घूमते यहाँ मिल गए क्रांति चौक पर। कहले आप संस्कृत डिपार्टमेंट बलवीर आचार्य हो? मगा जी हाँ। कहला भाई साहब चलो चाय पियेंगे घर में। भाई चलो, पता नहीं मैंने क्या क्यों बुला रहे। तो बड़े वो धीरे से बैठे कुर्सी में। कहला देखा मैं कैसे बैठता हूँ, जैसे मतलब मैं बहुत 100 साल का बुढ़ा हूँ मुझे आपकी कमर में प्रॉब्लम लगती है मुझे बैक एक। कहला हाँ इसलिए बुलाया तेरे को, कई लोगों ने बताया कि वो ठीक कर सके, 10 साल से हूँ, मैंने सारे करा लिए जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। उनको देखा, मैं 14 दिन में ठीक हो जाओगे। कहला 14 दिन में कैसे? मुझे 15 दिन की मेरी फ्लाइट है अमेरिका की, इसलिए अब ठीक हो जाओगे। तो ठीक हो गए। वो आज तक बेचारे ऐसा मानते हैं। तो योग में ये चीज है। क्यों? बीमारियां चलती है माइंड से। अब हम इलाज कहां कर रहे हैं? घुटने में दर्द हो गया तो यहां इंजेक्शन दे रहे हैं, जबकि प्रॉब्लम माइंड से और पेट से चलती है। तो माइंड को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? वो योग करता है। इसीलिए प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति, ये भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, उसकी बुद्धि सबसे अच्छा काम करेगी। जब आप खुश हो, सुबह ठीक ढंग से नाश्ता मिल गया, घर में परिवार में सब सुख है, आप फटाफट फटाफट अपना काम कर जाओगे ऑफिस में आकर के। और जब थोड़ी सी चिंता होगी, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, एक फाइल नहीं निकाल पाओगे, एक आर्टिकल नहीं, एक पेज नहीं लिख पाओगे। आर्टिकल की तो बहुत बड़ी बात है। अब कभी अजमा के देख लेना, ये योग का सिद्धांत दिया। और महर्षि पतंजलि योग दर्शन में एक सिद्धांत देते हैं कि प्रसन्न कैसे रह सकते हैं हम। योग दर्शन आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा मेरे जीवन की कहानी है, योग की कहानी नहीं है।
लेकिन वो संस्कृत में थोड़े फार्मूले थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन इतना कठिन नहीं है, भाषा बड़ी सरल है। यदि आप ध्यान, अब तो हिंदी में और इंग्लिश में भी छपा हुआ है, यदि आप पढ़ोगे तो बहुत सिंपल है। तो एक फार्मूला दिया प्रसन्न रहने का योग दर्शन में, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातश्च चित्त प्रसादनम। 4 चीज दी है, मैत्री करुणा, जानती हो मैत्री मित्रता दोस्ती, करुणा दया, मुदिता, मुदित माने प्रसन्नता, और उपेक्षा जानते हो, बिल्कुल सिंपल है ना। मैत्री करुणा मुदित माने प्रसन्न रहना और उपेक्षा कर देना, सुख दुख पुण्य और पुण्य, चारों को जोड़ दो इनको। मैत्री के साथ सुख को जोड़ दो, करुणा के साथ में दुख को जोड़ दो, और मुदिता के साथ में मैत्री करुणा मुदिता सुख दुख पुण्य को जोड़ दो, और उपेक्षा के साथ में मैत्री सुख दुख पुण्य अपुण्य को जोड़ दो। मतलब जो व्यक्ति सुखी हैं उनके साथ मैत्री कर लो, जो व्यक्ति दुखी हैं उनकी हेल्प करो, बीमार है, गरीब है, अपाहिज है, रास्ते में जा रहे हैं, पार करा दो। एक रिसर्च हुई अमेरिका में, ये 97 की बात, 1977 की बात है। मैंने नवभारत टाइम्स फेमस अखबार होता था उस समय, मैंने उसमें पढ़ी कि जो व्यक्ति परोपकार करता है उसको ब्लड प्रेशर नहीं होता, वो खुश रहता है। मैंने कहा ये क्या रिसर्च है? तो महाभारत में 5000 साल पहले हो चुकी थी, परोपकार है पुण्य है पापाय प्रपीडनम। हमारे यहाँ तो 5000 साल पहले बात कह दी थी महाभारतकार ने कि जो परोपकार करता है उससे पुण्य होता है, उससे आदमी प्रसन्न रहता है। इसमें कोई नई रिसर्च क्या होगी? आप किसी का भला कर दो, किसी से तो मिठाई बोल लो, शाम तक प्रसन्न रहोगे, और आप किसी को बुरा कह के देख लो, शाम तक आप परेशान रहोगे। ये प्रैक्टिकल कर लेना। तो कहा कि सुखी व्यक्तियों के साथ में मित्रता करो, दुखी व्यक्तियों के साथ में करुणा करो, दया करो, उनकी हेल्प करो, उनको चिढ़ाओ ना, उनकी मजाक ना उड़ाओ। तो मैत्री करुणा मुदिता, जो पुण्यशाली व्यक्ति है, जिनका भाग्य उदय हो रहा है पुण्य कर्म करने से, किसी का लड़का IAS लग गया, किसी का बिजनेस सफल हो गया, कोई गेम में बहुत आगे निकल गया, अपने फील्ड में आगे चल रहे हैं, उनको देख करके सुख हो, दुखी ना हो। और जो दुष्ट लोग हैं उनका कुछ भी कर लो, वो दुष्टता करेंगे, उनकी उपेक्षा करो, उनके साथ उड़ जोड़े जा करके, उससे तो रहना ही है जैसा है वो। एक व्यक्ति गाड़ी दे गया, दूसरे चढ़ाने वाले भी होते हैं, कहने लगा भाई तुझे गाड़ी दे रहा है, तू चुपचाप सुन रहा उसकी गाड़ी। तो उसने कहा तू थोड़ी देर चुप रहे। जब वो गाड़ी देता के चला गया, वो शांति से बैठ गया, आराम से कहला चाय पियेंगे, ले इधर आ। कहला कुत्ता भौंक रहा हो तो खिड़ा को भौंकेगा उसके साथ में, या कुत्ता काट के भाग जाए तो उसकी टांग पर कटेगा जा करके, उपेक्षा कर दो। तो ये सिद्धांत प्रैक्टिकल में यदि एक फार्मूला के भी हम अपना ले योग दर्शन के, इस फार्मूला का बहुत सिंपल सा फार्मूला है, तो हमारे जीवन में सुख आ जाएगा। तो ये है सुख के साधन। और भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति, कि जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है उसकी बुद्धि बिल्कुल स्थिर रहती है, वो काम कर सकता है। तो योग दर्शन में योग के 8 अंग बताए, और वो हमारे जीवन के अंग हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। एक्चुअल तो योग समाधि को कहते हैं, और वहां तक कोई नहीं पहुंच रहा, और ये सोचते हैं साधुओं की वो है प्रक्रिया कि साधु लगाएंगे समाधि। लेकिन आप यदि देखेंगे तो हमारे सारे पूर्वज गृहस्थी थे और सारे बहुत लंबी लंबी समाधि लगाते थे। चाहे भगवान शंकर हो, वो समाधि की स्थिति में बैठे हुए हैं, भगवान बुद्ध हो, वो समाधि की स्थिति में आपको मिलेंगे बैठे हुए, भगवान कृष्ण होंगे वो समाधि की स्थिति में योगेश्वर कृष्ण को कहते हैं, भगवान राम हो तो वो समाधि का वर्णन उनका भी लगाते थे। प्रत्येक गृहस्थी 1 घंटे तक यदि ध्यान करे रोज बैठ करके, जैसा शास्त्रों में विधान है, तो वो समाधि की स्थिति तक पहुंच जाता है। धारणा ध्यान और समाधि में कोई खास अंतर नहीं है। तो यम और नियम क्या है? सेल्फ कंडक्ट एक नियम है, कुछ मतलब आत्मनियंत्रण करने के लिए कुछ सामाजिक नियम है, मोरल, और समाज के मोरल नियम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये समाज के लिए नियम है।
कि बिना मतलब के किसी को ना मारो, सत्य बोलो, चोरी ना करो, सदाचार का पालन करो, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह है, और आवश्यकता से ज्यादा सामान इकट्ठा ना करो। आवश्यकता से समस्या क्या है? धरती पर सबका पेट भरने के लिए पर्याप्त साधन है, लेकिन ग्रिड को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति के लिए भी साधन नहीं है। अब जैसे दवाइयों का स्टोर कर लिया लोगों ने, ये क्या है? ग्रिड ही है ना। मास्क पकड़े जा रहे हैं कि मास्क 25,000 मास्क पकड़े गए, भाई क्या करोगे? ये बीमारी कल ठीक होगी तो तुम्हारे बेकार ना हो जाएंगे। तो यहां कहा कि अपरिग्रह है, जितनी आवश्यकता है उतना सामान रखो, आप खुश रहोगे। यदि मान लीजिए आपको आवश्यकता है 10 ड्रेस के, आपने रख लिए 100 ड्रेस, तो उसमें सारा सामान आपका चला जाएगा। दूसरा है सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। अब सोच का नियम तो हमारा था सफाई रखने का, रख रहा सारा यूरोप और अमेरिका। तो अब वर्तमान में अब विश्वविद्यालय को देखो, वाइस चांसलर साहब ने हमारे जो कितना बढ़िया बनाया है। इससे पहले वाइस चांसलर ने कितना अच्छा बनाया है, उससे पहले भी तो विश्वविद्यालय था। तो ये सफाई जो है ये रखनी चाहिए, ये एक नियम है। संतोष रखना चाहिए, पूर्ण पुरुषार्थ के बाद में जो चीज मिली वो संतोष है। तप का मतलब होता है अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए लाभ हानि, सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, इनको सहन करो। ये तप है। ये तप नहीं है कि चारों तरफ अग्नि जला दी और आप खड़े उसमें। ये क्या तप हुआ? इसको गीता में तामसिक तप बताया, जिसका वो कहता है कि आत्मा को बड़ा कष्ट मिलता है, इससे कोई लाभ नहीं मिलता। तो तप की परिभाषा दी है योग दर्शन में, द्वंद्व सहमन तप है कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो आप कुछ कर रहे हो, काम कर रहे हो, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो। मान लीजिए आप काम कर रहे हो और बच्चे कह रहे पापा आपने तो नाश कर दिया घर का, और आपको गुस्सा आया और आप उन्हें पीटने लगे या घर छोड़ के चले गए, तो वो तप नहीं है। तप वो है कि उनकी बात सुनो और अपने कर्तव्य का पालन करो। वासन भाई ना हुड्डा जी, ये है तप कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, चाहे मान मिले चाहे अपमान मिले, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाहे भूख हो चाहे प्यास हो, उस कर्तव्य को नहीं छोड़ना। मेरा कर्तव्य पढ़ाना, और मान लीजिए ओले पढ़ रहे हैं, मैं घर से निकला और ओले पढ़ने शुरू हो गया, उधर क्लास का टाइम, सारी क्लास वेट कर रही है, तो मैं आऊं बड़ा साधन करके और पढ़ाऊं। ये तप है, बहाना नहीं बनाना किसी चीज का। स्वाध्याय का अर्थ है आत्मचिंतन रोजाना बैठ करके करना चाहिए कि मेरे अंदर कितने दुर्गुण है, कितना अच्छा काम किया मैंने, कितना बुरा काम किया है, कितना ईमानदारी से मैंने काम किया है और कहां पर मैंने फरलो मारी है। एक तो ये स्वाध्याय का अर्थ है। दूसरा है कि अपने सब्जेक्ट के हाई लेवल के जो रिसर्च हुई है उन पर हम उनका अध्ययन करें, अपने अपने सब्जेक्ट की। स्वाध्याय की जो अच्छी अच्छी जो पुस्तक है वो सबके लिए एक सी नहीं हो सकती, लेकिन कुछ पुस्तकें जनरल हैं, जैसे गीता है, उपनिषद है, वेद है, कुछ जनरल है। एक बार विनोबा भावे के पास में कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स गए, कहने लगे जी क्या पढ़े, लाइब्रेरी भरी पड़ी है, हजारों पुस्तक हैं, किसको पढ़े, समझ में नहीं आता और न हम पढ़ पाएंगे। तो विनोबा भावे ने बहुत संक्षिप्त और व्यवहारिक उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि कालजयी साहित्य का अध्ययन किया करो। जो साहित्य काल के गाल में नहीं समाया है उसमें आपको तत्व मिलेगा। अब गीता कब लिखी गई थी, कब उपदेश दिया गया था? यही तो हरियाणा में तो दिया था उपदेश उसका, गीता का, कुरुक्षेत्र में, आज से 5000 साल पहले। आज भी है कि नहीं, है पूरे वर्ल्ड की भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। और क्यों है वो जीवित? उसमें कुछ है, उसमें तत्व है। आप 16वां अध्याय पढ़ो गीता का, सारा योग का अध्याय, और नेगेटिव थॉट्स पर चिंतन है, कंप्लीट नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट पर चिंतन है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य सत्य स्वाध्याय तथा, जो 26 गुण गिनाए और 6 गुण गिनाए नेगेटिव, दंभो दर्पोभिमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च ज्ञानम च अभिजातस्य पार्थे संपदमासुरीम। नेगेटिव थॉट को असुरों की संपत्ति कहते हैं, पॉजिटिव थॉट को देवों की संपत्ति कहते हैं। तो खैर ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप सोचोगे तो आगे लेक्चर शुरू कर दिया देना। तो मैं कहने का मतलब ये है कि हमारा सारा चिंतन बिल्कुल व्यवहारिक है। चाहे कोई धार्मिक पुस्तक उठा लो, चाहे कोई दार्शनिक पुस्तक उठा लो। दर्शन भी ये नहीं है कि ये कोई दूसरे लोग की बात करते हैं, मैंने बताया ना, इस लोग की बात करते हैं। जैसे मैंने योग दर्शन का एक सूत्र सुनाया आपको कि भाई आप अपने मन से प्रसन्न कैसे रहोगे, तो बिल्कुल व्यवहारिक बातें हैं। ऐसी और भी सूत्र हैं, और भी दर्शन ऐसी बात करते हैं कि व्यवहार में हम सुखी शांति कैसे रहें। तो ये मूल संदेश है वेदों का,
मूल संदेश है उपनिषदों का, मूल संदेश है गीता का, और मूल संदेश है हमारे दर्शनों का, मूल संदेश है योग का, कि हम इस उसमें स्वस्थ रहे। अब मैं अपने मूल सब्जेक्ट पे आता हूं। मैंने कहा था कि 95% डिजीज कम्स ड्यू टू नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचारों से बीमारियां आती हैं। उल्टा सोचा, नींद नहीं आई। शाम को नेगेटिव सोच लो आप, कुछ क्रोध आ गया आपको, आपकी नींद गायब। चिंता हो गई, नींद गायब। निराशा आ गई, नींद गायब। लोभ हो गया, नींद गायब। हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? नींद होगी तो सारे आपके डाइजेशन सिस्टम पर फर्क पड़ेगा, आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर फर्क पड़ेगा। सुबह फ्रेश उठ नहीं पाओगे। जब फ्रेश नहीं उठ पाओगे तो खाना भी ठीक ढंग से नहीं खा पाओगे, ब्रेकफास्ट ठीक, काम भी ठीक ढंग से नहीं होगा, सारी दिनचर्या पर प्रभाव पड़ गया। इसलिए क्या कहा कि मन को सबसे पहले शांत करो। और अभी रिसर्च हुई है, मैं उसको ज्यादा नहीं बताऊंगा, 4-5 रिसर्च हुई है। एक महिला अभी जीवित है, एलिजाबेथ ब्लैकबर्न, आप गूगल पर सर्च कर लेना, उसको नोबेल प्राइज भी मिला है मेडिकल साइंस में। उसने ये कहा कि हमारे रक्त में क्रोमोजोम होते हैं, और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो टेलोमियर्स होते हैं यहां पर, सीआरपी लेवल पर जाकर के वो टेलोमियर्स की लंबाई बढ़ जाती है ब्लड में, और जब उनकी लंबाई बढ़ जाती है तो हमारी आयु लंबी होती है। उस पर, इसी बात पर उसको, और ये ध्यान से बढ़ती है, इसने पता है ध्यान से बढ़ती है, ये आप सर्च कर लेना उस पर गूगल पर, मैं वहीं से देख के बता रहा हूं। और हमारे ऋषियों ने महाभारत से पहले बात कह दी थी कि ऋषयो दीर्घ संध्यत्वात् दीर्घम आयुर अवाप्नुयु, कि ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने लंबी लंबी संध्या करके, लंबा लंबा ध्यान लगा करके लंबी आयु प्राप्त करी थी। हम उनको तो सोच रहे तो पुराणपंथी है, पता नहीं क्या होगा इसमें संस्कृत में, ऐसा नहीं है। वो उस समय रिसर्च की लेबोरेटरी थी बड़ी बड़ी, और जो उन्होंने सिद्धांत दी वो सिद्धांत आज भी वैसे के वैसे ही लागू हो रहे हैं। शाम को आप बैठ जाओ, मान लीजिए बेड पे बैठ गए, एक प्रैक्टिकल का आज ही करके देखना आप। कभी भी मान लिया आपको क्रोध आ गया, आपको निराशा हो गई, आपको चिंता हो गई किसी बात की, शांत बैठ जाओ एक बार। चिंता से तो कुछ होना नहीं, क्रोध से कुछ नहीं होना। उस समय शांत बैठ करके 3 बार धीरे 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 लंबे सांस लो। देखो ऐसे लेकर देखो एक बार, आंखें बंद कर लो, बैठ जाओ आप, अच्छा लगेगा, बैठने में अच्छा लगेगा। मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा साथ में, ताकि लगे कि हाँ कुछ हमारे जीवन में डिफरेंस हो रहा है। आप आंखें बंद कर लो, कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दो। जिस तरह भी आप बैठ सकते हो उस तरह बैठ जाओ, लेटना चाहो लेट जाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा बैठने से लेटने से कोई संपर्क नहीं है इस चीज का, मन से संपर्क हमें काम करना है। बिल्कुल शरीर को ढीला, एकदम ढीला छोड़ दो, शोल्डर को बिल्कुल रिलैक्स कर दो कंप्लीटली। अब पूरा फोकस ब्रेथ पर करो, अपने श्वास पर करो। श्वास को बिल्कुल धीमे धीमे अंदर लो, और श्वास के साथ साथ अंदर जाओ। लंग्स को बिल्कुल फिलअप करो, और धीरे धीरे बाहर निकलो। न तो तेज करो, न बहुत ज्यादा कम करो, थकावट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, श्वास बिल्कुल नहीं चढ़ना चाहिए, सिर्फ श्वास पर ही कंसंट्रेट करना है आपको। धीरे 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 श्वास को लो, और धीरे धीरे बाहर निकालो। श्वास के साथ साथ अंदर जाओ, और श्वास के साथ साथ बाहर आओ। अब जब श्वास को बाहर निकालते हो तो बाहर थोड़ा देर श्वास रोको, 2 गिनते हुए, और फिर धीरे धीरे अंदर लो, और 2 गिनते हुए श्वास को अंदर रोको। बिल्कुल धीमे धीमे 2 गिनते हुए श्वास को बाहर रोको, और 2 गिनते हुए ही श्वास को अंदर रोको। अब एक संख्या और बढ़ाओ, 3 गिनते हुए बाहर रोको, और 3 गिनते हुए अंदर रोको।
एक संख्या और बढ़ाओ, जब बाहर निकले श्वास तो 4 गिनो और अंदर रोक रोक कर भी 4 गिनो और बिल्कुल धीमे धीमे श्वास लोगे, धीमे धीमे बाहर निकालोगे। श्वास की आवाज आपके कानों को नहीं सुनाई देनी चाहिए। अब कैपेसिटी हो तो एक काउंटिंग और बढ़ा लो और नहीं कैपेसिटी हो तो एक काउंटिंग कम करके फिर 3 पर आ जाओ। तीन गिनते हुए अंदर रोको, 3 गिनते हुए बाहर रोको और बहुत धीमे धीमे श्वास को लेना है। बहुत धीमे धीमे बाहर निकालना है। अब 2 गिनते हुए आ जाइए। 2 गिनते हुए अंदर लेना है, 2 गिनते हुए बाहर निकालना है। अब 1 पर आ जाइए। 1 गिनते हुए अंदर रोकना है, 1 गिनते हुए बाहर निकालना है। अब बिल्कुल रिलैक्स होकर के श्वास पर ही फोकस कीजिए, श्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए और देखिए कि श्वास जब अंदर जाता है तो दोनों नोस्ट्रिल को टच करता हुआ जाता है और जब बाहर निकलता है तो दोनों नोस्ट्रिल को टच करता हुआ बाहर निकलता है। सिर्फ श्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए, बहुत धीमे धीमे। अब पूरा ध्यान अपने हार्ट पर ले आइए और ट्राई टू लिसन योर हार्ट बीट। अपने हृदय की धड़कन सुनने का प्रयास कीजिए। इफ यू अनेबल टू हियर योर हार्ट बीट, देन यू स्टॉप योर ब्रेथ एट वंस। When you stop your breath, then you feel the heartbeat in left side your chest. So concentrate only on your heartbeat completely. And feel the heartbeat in left side. If you are unable to feel the heartbeat, then hold your breath. Then hold your breath, then you feel the heartbeat. Now slow down your heartbeat and relax your heart completely. अपने हृदय की धड़कन को धीमा कीजिए अपने मन की शक्ति से और थोड़ा सा ताकत दीजिए हृदय को। एक संकल्प कीजिए कि हृदय स्ट्रांग होता जा रहा है और हार्ट बीट बेटर सुनाई दे रही है आपको। वैसे आप फील करने लगे होंगे लेफ्ट साइड में हार्ट बीट को। यदि अभी भी हार्ट बीट फील नहीं हो रही है तो फिर ध्यान श्वास पर ले आइए और श्वास को रोक लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो हार्ट बीट फील होगी आपको, बिल्कुल निश्चित रूप से फील होगी। ये जो प्रक्रिया करा रहा हूं मैं, ये ध्यान की प्रक्रिया है जो योग का मूल उद्देश्य है, मन को रिलैक्स करना। अब हार्ट बीट को 21 टाइम तक गिनिए, 21 तक गिनिए अपनी हार्ट बीट को। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। कंसंट्रेट अगेन योर ब्रेथ।
फ्रंट ऑफ योर नोस्ट्रिल। धीमे से आंखें खोल लीजिए। कैसा फील हुआ आपको? कुछ फील हुआ है, नहीं हुआ? सही बताना। वेरी रिलैक्सिंग। रिलैक्सिंग है ना? ये है ध्यान की प्रक्रिया। अभी ध्यान नहीं लगा था आपका, बिल्कुल ये गाइडेड मेडिटेशन था। मैं बता रहा था, आप उस तरह कर रहे थे। यदि इसकी प्रैक्टिस आप करें बैठ करके, बहुत सिंपल है। सैकड़ों तरीके ध्यान लगाने के। एक तरीका ये भी है कि अपने, सबसे आसान तरीका है, अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करो, अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करो और माइंड से कंट्रोल करो हार्ट को, तो हार्ट बीट ऑटोमेटिक बिल्कुल स्लो हो जाएगी और आपके नेगेटिव थॉट्स एकदम निकल जाएंगे। इसमें आपके मेरे ख्याल से 5 मिनट भी नहीं लगे हैं। 5 मिनट में आपने डिफरेंस फील किया है। तो ऐसे ही मान लीजिए आपको क्रोध आ रहा है, तो आप बैठ जाओ, लेट जाओ, कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर बैठ जाओ और ऐसे अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करो और श्वास को धीरे 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 अंदर ले जाओ, धीरे धीरे बाहर निकालो। बाहर रोको, 1 गिनते हुए, 2 गिनते हुए, अंदर भी इतना ही रोको, 3 गिनते हुए अंदर रोको, 4 गिनते हुए अंदर रोको, 5 गिनते हुए, 6 बढ़ाते चले जाओ। आपका वहीं तक, जब तक श्वास रोके वहीं तक आपका डिसअपियर हो जाएगा क्रोध या निराशा या एंजाइटी। और थोड़ा सा आगे चलोगे तो वो जितना नुकसान हुआ है माइंड को क्रोध से, एंजाइटी से, तो वो सारा खत्म हो जाएगा और आप बिल्कुल फ्रेश उठोगे और फिर अपने काम में लग जाओगे। ये एक साइंटिफिक प्रक्रिया है छोटी सी। तो मैंने एक थोड़ा सा आपको एक क्रोध के बारे में बताया है। अब एक समस्या है समाज में, बहुत ज्यादा समस्या है। वो क्या है कि नी पेन बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा है। मेरा अनुभव यह है समाज में काम करते हुए कि जिसका पेट खराब होता है उसको ही नी प्रॉब्लम आती है मोस्टली, जबकि कोई चोट ना लगी हो। और वो एक दिन में नहीं आती है, सालों लग जाते हैं। दूसरा है लैक ऑफ एक्सरसाइज। इनको योगासन जो है, मैं इनको एक्सरसाइज की कोटि में रखता हूं, योगासनों को, क्योंकि ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, स्ट्रेचिंग चीज है। तो आप यदि इसी उम्र से 2 एक्सरसाइज में बताऊंगा आपको, नहीं की 2 सिर्फ, वो यदि आप करेंगे, उनमें से एक भी यदि आप करोगे तो आपको नी पेन की प्रॉब्लम से 90% तक बचे रहोगे। तो वो क्या है? बहुत सिंपल है। पैरों को जैसे खड़े हैं आप, तो पैरों को जितना खोल सकते हैं खोलिए, और खोलिए, और खोलिए, और खोलिए। फिर यहां पर आ गए, अभी इससे आगे नहीं खुल सकते हैं, तो धीरे धीरे पंजों को और एडी को, एक बार पंजों को सरकाइए, एक बार एडी को, धीरे धीरे, चाहे 1 सेंटीमीटर सरकाएं। जब ये लगा कि भाई वो आगे नहीं खुल सकते और चौड़े नहीं हो सकते हमारे पंजे, तो यहां खड़े हो जाओ। यदि ऐसे नहीं खड़ा हुआ जाता है आपको, तो ऐसे खड़े हो जाओ, घुटनों को बिल्कुल सीधे करके ऐसे खड़े हो जाओ। सीधा खड़े होने में दिक्कत हो, फिर अब 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और पंजों को बढ़ाओ और एडी को बढ़ाओ, फिर खड़े हो जाओ। यदि ऐसे नहीं खड़ा हो जाता है तो फिर यहां हाथ रख लो और ऐसे खड़े हो जाओ। फिर एक बढ़ा सकते हो तो 1-2 सेंटीमीटर, फिर हाथों को और बढ़ाओ, पैरों को। अब यदि नहीं खड़ा हुआ जा रहा है, पेन हो रहा है, तो फिर धीरे धीरे पैरों को इस तरह से करके और ऊपर आ जाओ, बिल्कुल सीधे आ जाए, यहां खड़े हो जाओ। अब शरीर को ढीला छोड़ दो। कैसा लगा? इसको 3 बार आप करो, थोड़ा आराम कर लो, फिर दूसरी बार करो, फिर तीसरी बार करो। बस कितने मिनट लगेंगे इसको? मैक्सिमम 3 मिनट, 4 लग जाएंगे। यदि ये एक एक्सरसाइज आप करेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो मसल है, ये यहां से लेकर के यहां तक, इनको स्ट्रेंथन मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा। ब्लड सर्कुलेशन होगा तो यहां पर प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। ये एक सिंपल कहीं भी कर सकते हो इसको। एक और बताता हूं सिंपल। ये तो ऐसे पार्क में घूमने जा रहे हैं, वहां नीचे नहीं बैठ सकते, तो वहां कर सकते हैं आप इसको। एक और बता रहा हूं आपको। आप जैसे नीचे लेट गए, पहले देख लो, पहले मुझे देख लो, बहुत सिंपल है। ऐसे लेट गए,
अब एक पैर को इस तरह उठाओ, अब उठा करके बिल्कुल सीधा रखना है और ये शोल्डर उठा करके और यहां से ऐसे इंटरलॉक करना है इस जगह से पहले, और गर्दन को ऐसे लटका लो तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा पैर चाहे नीचे रखो चाहे ऊपर रखो, इसमें कोई प्रॉब्लम वो नहीं है, लेकिन ये नी बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। फिर थोड़ी देर के बाद में यहां से उठा करके यहां तक ले जाओ, शुरू में यहां तक ले जाओ, फिर यहां तक, फिर यहां तक ले आना, एकदम यहां नहीं जा पाओगे आप, फिर बिल्कुल सीधा और फिर ऐसे उठाए रखो। जितना होल्ड कर सकते हो होल्ड करो, वेन यू अनेबल टू होल्ड देन रिलैक्स स्लोली स्लोली। ऐसे ही दूसरे पैर को ले आओ, पहले यहां ले जाओ, और यदि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक हफ्ते के बाद में तो फिर यहां रोकने की जरूरत नहीं है, फिर सीधा यहां ले जाओ और यहां होल्ड करो, ऐसे घुटना सीधा रहेगा। श्वास की क्या पोजीशन होगी? है जी, श्वास की क्या पोजीशन होगी? श्वास चलता रहेगा, श्वास नॉर्मल रहेगा। तो इससे क्या होगा, वही जो खड़ा होने के बाद में ब्लड सर्कुलेशन होगा, तो यहां से सारा ब्लड सर्कुलेशन होगा आपका, ऊपर से भी पूरा सर्कुलेशन होगा, तो कभी भी आपको नी प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्पाइनल प्रॉब्लम होगी, हाँ उसकी बात अलग है, जिसको स्पाइनल प्रॉब्लम है वो नहीं कर पाएगा इसको, वो खड़ा होकर उसको कर ले। स्पाइनल की मैं अलग बताऊंगा, ये तो उनके लिए है जो बिल्कुल स्वस्थ हैं। और ये मैंने बताया ना कि योग प्रिवेंटिव है। यदि मान लीजिए कार्टिलेज घिस गई है कंप्लीट, पेन हो रहा, चला नहीं जा रहा, अब तो फिर मेडिकल की हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन यदि आप इसे करते रहेंगे तो कार्टिलेज नहीं घिसेंगी और प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्वेलिंग नहीं आएगी, दर्द नहीं होगा। जब आप 70 साल के लगभग हो जाएंगे, 60 से ऊपर जब चलेंगे तब नहीं होगा ये प्रॉब्लम। बहुत सिंपल है, करके देख लो, प्रैक्टिस करके देख लो। हाँ बहुत अच्छे, घुटना बिल्कुल सीधा रखो, ये गर्दन बिल्कुल पीछे लटका दो, घुटना बिल्कुल सीधा करो, तब पूरा लाभ मिलेगा। घुटना बिल्कुल सीधा, गर्दन पीछे लटका दो कंप्लीटली। बहुत सिंपल है, लेकिन इस पर शुरू में बड़ा दिक्कत आती है करने में, फिर धीरे धीरे ऊपर से पकड़ना, लेकिन घुटना बिल्कुल सीधा रखना है। ये गर्दन पीछे लटका लो, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, बहुत अच्छा, हाँ बहुत ही अच्छा कर रहे हो। ये अब यहाँ रोको, देखो कि अब खुद ही महसूस हो जाएगा शाम तक कि भाई शाम तक महसूस होगा कितना बढ़िया हमारा चल रहा है। अब एक दूसरी प्रक्रिया बताता हूं आपको, बहुत सिंपल सी है। मान लीजिए सुबह उठे हैं और सुबह उठते ही एकदम बड़ा शरीर टूटा टूटा सा, थकावट सी, हिम्मत नहीं होती कि चाय लाओ, उसके बाद में कुछ करेंगे। तो क्या करना है, 1-2 मिनट की एक्सरसाइज बता रहा हूँ, 2 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। आप ऐसे फ्रेश हो जाओगे जैसे लगेगा कि कपड़े मैंने दौड़ लगाओ मैदान में। फ्रेश हो गए, फ्रेश होकर कुर्सी बैठ गए, कोई बात नहीं, सोफे बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। इन हाथों हथेलियों को, ये सारे पॉइंट हमारे यहाँ पर होते हैं एक्यूप्रेशर के हिसाब से, सारे पॉइंट यहाँ होते हैं तलों में और यहाँ पर होते हैं। और जो अच्छे जानकार हैं एक्यूप्रेशर के, वो इन पॉइंट्स को देख करके बता देते हैं कि आपको बॉडी में कहाँ प्रॉब्लम है। कमर में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, इनसे पता लग जाता है यदि आपको जानकारी हो थोड़ी सी भी। इंटरनेट पर देख लेना, सारे पॉइंट में बता रखे कौन सा पॉइंट कहाँ का है, बहुत सिंपल है। तो क्या करना है आपको कि 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। करके देखो जी, इसमें कैसा लगता है आपको? जोर से गिर के देखो, जोर से, हाथ सीधे करने की जरूरत नहीं है, मोड़ लो, हाँ जोर जोर से बजाओ, ये जोर से। फिर ये बाएं नीचे दाया ऊपर 10 करो, फिर ये उल्टा दो, फिर उल्टा,
फिर ये, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, अब देखो हाथ कैसे लग रहे हैं आपके, क्यों जी, आलस दूर हुआ? हाँ कर लो, बेसिक से ऊपर कहीं तक कर लो। ना यहाँ नहीं, अब ऐसा है, जहां तक भी करोगे लाभ बढ़ता चला जाएगा। अभी इसमें इतने में देखो कैसा लगा। अब हाथ बिल्कुल लाल हो गए, एनर्जी निकल रही है, तो इसको ऐसे थोड़ा सा करो, देखो, और मन को कंट्रोल करके करोगे ना तो एनर्जी निकलेगी यहां से। फिर थोड़ी देर, आधा मिनट ऐसे रखो, और यहां से बिल्कुल एकदम वाइब्रेशन निकलेंगे बहुत ज्यादा मैग्नेटिक, उनको फिर अपने चेहरे पर ले लो, ऐसे ऐसे अच्छी तरह से नीचे तक ले आओ, गले तक ले आओ, यहां तक, और नीचे तक ले आओ शरीर पर। अब देखो आलस से दूर होगा नहीं होगा, शायद से ज्यादा इफेक्टिव है। और सारे पॉइंट एक्टिवेट हुए तो हमारे लीवर को, हमारे हार्ट को, हमारे स्टमक सिस्टम को, हमारे डाइजेशन सिस्टम को, लंग्स को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, सबको एकदम इफेक्ट करेगा, और बड़े पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है हमारे अंदर से। जो नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म हो गई ये आलस्य को दूर करने के लिए। अच्छा, अब राजकुमार जी ने बताया था कि डिस्क स्लिप ना हो, बहुत बड़ी समस्या है। 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, विशेष रूप से जो रिसर्चर कंप्यूटर पर काम करते हैं बैठ करके, और पोस्टर ठीक हो नहीं पाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको 3-4 प्रॉब्लम होती है। लोअर बैक पेन मेन प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, शोल्डर पेन, शोल्डर फ्रोजन, ये बड़ी समस्याएं हैं आज के युग में। और जो वो कंप्यूटर में बहुत जिनको काम दे रखा है प्राइवेट कंपनी में, उनको एक प्रॉब्लम होती है कार्पोरल टनल सिंड्रोम, तो यहां से यहां तक दर्द चलता है। तो यहीं से शुरू करता हूं। कंप्यूटर में जो काम करते हैं बहुत सिंपल है। हाथ को ऐसे कर लो, एक हाथ को दूसरे हाथ को इसके ऊपर रख लिया, इंटरलॉक कर लो, ऐसे यहां मोड़ लो, ये ले आओ, ऊपर निकाल दो, ठीक करें, सीधा कर दो। हाँ देखिए, हाथ को बिल्कुल सिंपल ऐसे रख लो, फिर ऐसे कर लो, इंटरलॉक कर लिया, इसके बाद यहां रख लो, इसके बाद यहां ऐसे ले आओ, फिर सीधे कर दो, ऐसे ले। अब इसको यदि आप 10 बार सुबह कर दो, 10 बार शाम को कर दो, फिर कितना ही बीच में भी दिन में टाइम मिलेगा एक बार, तो इसमें आधा मिनट लगता है, ये ऐसे 5-7 बार कर लो तो सारा का सारा ब्लड सर्कुलेशन हो गया ना। समस्या सर्कुलेशन की है। हाथ को ऐसे करो, एक हाँ कर लिया, ठीक है, उस दूसरे हाथ को यहां रख लो, इंटरलॉक कर दो, यहां रख लो सीधा ही, अब ऊपर करो, बिल्कुल ठीक है, आगे कर दो। 2 दिन में आ जाएगा। हाँ, पड़ेगा जी, 2 दिन में आ जाएगा। हाँ 2 दिन में हो जाएगा। एक जैसे ये है ना, ये यहाँ ले आओ, आ गया, और ऊपर उठाओ, और ऊपर उठा लो, आ गया, सीधा हो गया ना, बस इसको आगे कर लो, एक ही बात है। हो जाएगा, थोड़ा 1-2 दिन की प्रैक्टिस से हो जाएगा। सर्वाइकल का है नहीं ये जो कंप्यूटर पे 8-8, 10-10 घंटे काम करते हैं बैठ करके प्राइवेट कंपनियों में, वहां तो टाइम नहीं मिलता उनको। यहां से यहां तक एक दर्द चलता है, उसे बोलते हैं कार्पोरल टनल सिंड्रोम, कार्पोरल टनल सिंड्रोम। तो वो उसका ऑपरेशन इलाज है, कोई इलाज नहीं। एक बार न्यूयॉर्क में मुझे एक व्यक्ति मिला, उसका हाथ इतना मोटा सूज रहा है। मेरा लेक्चर था समाज मंदिर में, तो वो हाथ को लटका घुमा। मैंने कहा क्या हो गया? किसी कार्पोरल टनल सिंड्रोम हो गया। मेरी समझ में नहीं आया, मैंने अंग्रेजी पढ़ी नहीं थी उस समय तक, हम तो गुरुकुल झज्जर में, तो संस्कृत मीडियम तो अंग्रेजी थी नहीं, कहते थे तो मलेच्छों की भाषा है। मैंने कहा भाई तू मुझे थोड़ा सा हिंदी में समझा क्या है, उसको हिंदी नहीं आया। तो फिर उसने दूसरे ने बताया कि ये कंप्यूटर पर काम करते हैं, तो यहाँ पर एक नस होती है, उस नस में फूल जाता है, उसमें दर्द होता है। बोला तो इसमें तो कोई बात नहीं, लंबी चौड़ी तो ठीक हो जाएगी। कॉमन सेंस थी मुझे योगा की, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं हो रहा है, एक ही तरह से काम कर रहा है,
बैठा हुआ, इसने योगासन नहीं किए, यदि योगासन करता तो ये चीज होती नहीं। तो मैंने उसको ये चीजें सिखाई, एक दो चीज। पहले तो मैंने उसे एक्यूप्रेशर बताया। मैंने कहा तुम अभी योगासन तो कर नहीं पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, 3 महीने हो गए घर बैठा था। तो मैंने कहा तेल लेकर यहाँ से मालिश शुरू करो, अच्छी तरह जम करके तेल लगाओ और इसकी यहाँ मालिश करो अपने आप ही। फिर यहाँ हथेलियां बजाओ जोर जोर से, फिर यहाँ से मालिश करो, फिर यहाँ से मालिश करो। 3 दिन में आया, वो तो कह रहा जी मेरा तो हाथ काफी ठीक हो गया, वो करता है। मगर आप तो इसको कर ले, इसको सिखाया फिर मैंने उसको। उसका भी कई बार फोन आता है, गुरु जी आपने तो बहुत बढ़िया, मैं गुरु जी नहीं हूं। तो ये चीजें हैं, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। तो आप सुनवा ये चीज क्यों जी। अब आपको कैसा लग रहा हथेलियों से, इससे 2 ही चीजों से कैसा फील हो रहा बॉडी में, एनर्जेटिक हो रही है नहीं हो रही? ये है योग का कमाल। कुछ तो ट्रेडिशनल योग आसन है, देखो ट्रेडिशनल ठीक है, वो उनको करो, डेली करते रहो, उनसे लाभ रहेगा आपको, बहुत अच्छा लाभ रहेगा। लेकिन कुछ टेक्निक सीखो जो हमारी प्रॉब्लम बेस है। अब हम आंखों से सारे दिन काम लेते हैं, लेकिन आंखों की एक्सरसाइज नहीं करते हैं। अब यदि आंखों की एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि चश्मे हमारे बढ़ते चले जाते हैं। तो उसके लिए बहुत सिंपल है कि दिन में 2-3 बार पानी के छपके लगाओ, और विशेष रूप से नियम बना लो कि जब भी खाना खाओ तो एक तो कुल्ला करो, क्योंकि हमारे जो दांत में कैविटी होती है वो इसलिए होती है चाय पी कुल्ला किया नहीं, तो वो अंदर फंसा रहता है जो भी हमने चाय पिया खाना खाया, और वो कैविटी पैदा करता है। खाना खाया, समोसा खा लिया कहीं चलते चलते, कुल्ला तो मतलब ही नहीं फिर करने का। और शाम को खाना खाया, फिर शाम को कुल्ला करेंगे, बहुत शाम को भी नहीं करते, बस यहाँ से पूछ कर चल पड़ते हैं। तो वो फिर कैविटी हो जाती है, उनमें दांत खराब हो जाते हैं, मसूड़े खराब हो जाते हैं, गम्स, बहुत बड़े प्रॉब्लम चल रही है। जब तक दातुन हमारा देश करता रहा तब तक डेंटिस्ट नहीं थे गांव में एक भी। कभी 60-70 साल में किसी को जाकर दांत में पीड़ा होती थी, वो भी ना समझे कारण से। यदि सरसों का तेल, नमक और हल्दी का मंजन करें तो कभी ये प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन इनका मजाक उड़ाया पहले कि भाई ये तो दांतों कोई साफ थोड़े होते हैं। और अब कह रहे हैं कि हमारे दंत मंजन में दातुन पड़ी हुई है, हमारा दंत मंजन वैद्य है, इसमें आयुर्वेदिक दवाई डली है। तो आयुर्वेदिक दवाई क्या है? वही नमक है, सेंधा नमक है, वैसा नमक है, और हल्दी और तेल है, और क्या है उसमें? इससे दांत खराब नहीं होंगे। तो आंखों के एक्सरसाइज के लिए तो कुल्ला, जब भी खाना खाओ धो आंखों को, और कम से कम भी 11 बार ऐसे करो। खाना खाने से पहले, खाना खाने नहीं, खाना खाने के बाद। नहीं आंखों, हाँ, खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद एक गर्मी निकलती है बॉडी से, वो आंखों में सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। जब आप कुल्ला करोगे अच्छी तरह ना, वो धोगे मुंह में पानी भर करके आंखों को, तो गर्मी निकल जाएगी। और उसके बाद में 10 बार, कम से कम 11 बार ऐसे करो, यहाँ तक ले जाओ, यहाँ से मलते हुए ना आंखों को इस तरह से यहाँ तक करके देखो, अभी बड़ा रिलीफ मिलेगा आपको। आंख बंद करके ऐसे ले जाओ। ये अपनी जो ये टेम्पल है ना, टेम्पल को भी इस तरह प्रेस करते हुए, मैं तो ये लगी हुई है ना मशीन से, इसलिए बढ़िया नहीं हो पा रहा। यहाँ से ले जाओ, इससे बड़ा रिलीफ मिलेगा आपको। थोड़ा सा आंखों के नीचे भी कर लो यहाँ से, ये। तो इन 2 क्रियाओं से 1 मिनट लगता है, बहुत रिलीफ मिलेगा। दूसरा, कभी भी पार्क में बैठे हैं, कुर्सी बैठे हैं, घर में बैठे हैं, तो 5 एक्सरसाइज है बहुत छोटी छोटी आंखों की। आंखों को बिल्कुल दूर देखना है, बिल्कुल नजदीक देखना है, फिर दूर देखना है, फिर नजदीक देखना है। 5 बार ऐसे करो, और कम से कम 10 सेकंड सामने रुको, 10 सेकंड यहाँ, फिर ऊपर देखो, गर्दन नहीं लगे, फिर नीचे देखो, ऊपर नीचे, 5 बार ऐसे करो। फिर लेफ्ट में देखो, फिर आंखों घुमाते हुए राइट में ले आओ, गर्दन नहीं लगी, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में, फिर सामने देखो, और फिर ऊपर से गोल ऐसे घुमाओ आंखों को। पहले ये दीवार दिखाई देगी, फिर ऊपर का आकाश दिखाई देगा, फिर राइट साइड की, फिर नीचे, फिर ऐसे रिवर्स करो इसको। तो ये 3-4 एक्सरसाइज, 5 एक्सरसाइज हैं, इनको आप करोगे तो इससे आंखों की एक्सरसाइज हो जाएगी। फिर इसको ऐसे मल लो अच्छी तरह से, और यहां से पकड़ करके ऐसे ऐसे चप चप की आवाज आएगी। इस तरह 2-4 बार खींचोगे तो यहाँ ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन होगा इन सब चीजों में, तो आंखों के आपको काफी रिलीफ मिलेगा, जो थकावट है वो भी दूर हो जाएगी, और विजन को काफी प्रोटेक्टिव रहेगा। मैं ये तो नहीं कहता कि चश्मा लगेगा, लेकिन आपकी आंखें ज्यादा मतलब हेल्दी रहेंगी। जहां भी ब्लड सर्कुलेशन पूरा होगा वहां आंखें हेल्दी रहेंगी, ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन जब भी जाएगी। तो ये बहुत सिंपल है आंखों की। दूसरी मैं बता रहा हूं आपको लोअर बैक की, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यदि आप 3 एक्सरसाइज बताऊंगा, 3 यदि आप करेंगे तो आपको कम से कम लोअर बैक और डिस्क स्लिप तो होगा ही नहीं, गारंटी से कहता हूं। दिन में 1 बार कर लो,
3 एक्सरसाइज, ये मैं अपनी रिसर्च के अनुभव से बता रहा हूं। एक तो क्या है, बहुत सिंपल सिंपल बताऊंगा। हाथ को ऐसे रख लो यहां पर अपने हिप्स के नीचे, ऐसे देखिए, पहले मुझे देख लो आप, ये रख लिया बिल्कुल सीधा। अब पैर फैला लो, अब राइट पैर को उठा के और राइट साइड से घुमाओ, ये एंटी क्लॉकवाइज, घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा। 11 बार कम से कम घुमाओ इसको इस तरह से। फिर लेफ्ट को भी 11 बार घुमाना इसी तरह से, बिल्कुल घुटना सीधा रहेगा। फिर इससे फिर क्लॉकवाइज घुमाओ ऐसे 11 बार, फिर इससे 11 बार घुमाओ, फिर हाथों को ऐसे करो खुद ही। मैं बताऊंगा क्या रीजन है इसका, सबका बताने के बाद। फिर पैरों को, हाथ को बिल्कुल ऐसे फैला लो और पैरों को 1 से 1.5 फीट नीचे से खोल लो। खोल करके ये राइट साइड में बिल्कुल कॉमन है, सभी बताते हैं, यहां डाल दो। ये आप 10 बार 11 बार कर सकते हैं। फिर पवन मुक्तासन जिसे बोलते हैं, पैरों को उठा करके यहां पेट पर रख लो और ऊपर से उठ करके यहां से ऐसे बिल्कुल हाथ से पकड़ लेना और बिल्कुल पैरों को पूरी तरह दबा लेना, सिर को नीचे लगा लेना। अब पैर नहीं हिलेंगे, आपकी लोअर बैक हिलेगी। देखिए लोअर बैक, ये आप 10-20 बार कर सकते हैं। फिर आराम करके, शुरू में नहीं होगा 10-20 बार आपसे, 5 बार करते सांस चढ़ जाएगा। फिर आराम करके फिर दोबारा फिर कर सकते हैं। गर्दन उठा के यहां से ऐसे पकड़ लो, फिर गर्दन नीचे टेक दो, पेट को दबा करके, और फिर ये देखिए लोअर बैक हिलेगी, पैर नहीं हिलेंगे। ये तो लोअर बैक की तरफ, दोनों तरफ की जो मसल्स है ये रिलैक्स हो जाएगी। और इसके बाद में पैरों को इस तरह कर लो जैसे हाथ से नमस्ते करते हैं, ऐसे पैरों से नमस्ते करो। ऊपर उठ करके पैरों को यहां से पकड़ लो और इसको इंटरलॉक कर लो। इंटरलॉक करने के बाद में धीरे धीरे गर्दन को पीछे लटका दो और यही प्रक्रिया करो। गर्दन को बिल्कुल ढीली छोड़ दो। ये तो इससे क्या होगा इन एक्सरसाइज से कि आप लोअर बैक है, मसल्स हैं, वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगी। जब उनको दबाएंगे तो सब तरह से बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स होने के बाद में प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। फिर ऐसे बैठे गए आप पलोथी मार करके, या तो पद्मासन लगा लो या पलोथी मार लो। पद्मासन नहीं लगा सकते हो तो सिंपल पलोथी मार लो। ये पद्मासन लगा सकते हो, पद्मासन लगा लो। और एक राइट हाथ को इस पर लेफ्ट नी पर रखो और जितना ट्विस्ट कर सकते हो गर्दन को ट्विस्ट करो आराम आराम से। बाई फोर्स नहीं करना कोई भी काम इसमें। ये 10-20 बार आप करो तो बिल्कुल एकदम ट्विस्ट हो गई, आगे पीछे हो गई। हाँ, गर्दन बिल्कुल ये। यदि पद्मासन नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं, वैसे बैठ जाओ, उतना ही लाभ होगा ये। तो ये लोअर बैक की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। क्यों जी? बहुत बढ़िया, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। अच्छा, अब समस्या आती है सर्वाइकल की, शोल्डर की और स्पॉन्डिलाइटिस की। बहुत सिंपल है। वैसे इनको करोगे तो ये भी नहीं होगी, क्योंकि जो एक आसन मैंने बताया ना आपको, ये जो आसन मैंने बताया आपको, ये सर्वाइकल के लिए भी है। ये जो बताया ना नमस्ते वाला यहां से, ये आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। ये तो जब काम करता रिसर्च करता है ना, तब पता लगता है कि हाँ इस तरह से काम करो। तो यहां से पकड़ करके, जैसे आपने पकड़ लिया, अब गर्दन पीछे लटका लो, यहां बिल्कुल सीधे रखो और यहां गर्दन को ऐसे घुमाओ, बिल्कुल रिलैक्स कर दो गर्दन को, जैसे लटक जाए नीचे। और फिर 10-20 बार घुमाओ एक साइड में, ऐसे धीरे धीरे। श्वास चलता रहेगा नॉर्मल। गर्दन पूरी खींची रहेगी, पैरों को बिल्कुल खींचे रहेंगे, ऊपर उठे रहेंगे। और ये इस तरह बिल्कुल ढीली छोड़ देना गर्दन को और इस तरह करते रहो आप।
क्यों जी? बिल्कुल सीधा करके देखो, गर्दन को बिल्कुल पीछे ढीला छोड़ दो, पैरों को पीछे खींच लो, यदि गर्दन ढीली नहीं है तो और पैरों को थोड़ा पीछे खींच लो, मेरी तरफ कर लो, गर्दन बिल्कुल नीचे लटक जाए, गर्दन को राजकुमार जी पैरों को पीछे खींचो, पैरों को पीछे खींचो, हाँ पकड़ करके, छोड़ के नहीं, अच्छा 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 और खींचो पीछे, इंटरलॉक कर लो, और हाँ इंटरलॉक करो पहले, अब पैरों को पीछे खींचो मेरी तरफ, अब गर्दन पीछे बिल्कुल ढीली छोड़ दो, बिल्कुल 100% ढीली छोड़ दो, ये अब घुमाओ लेफ्ट राइट, गर्दन को ढीली छोड़ दो, बिल्कुल गर्दन उठाओ ना आप, गर्दन को बिल्कुल ना उठाओ अपने, उससे ढीली छोड़ दो। एक्चुअली में मैंने तो हो रहा है ना स्पॉटलाइट अच्छा तो फिर घुमाओ ना, अभी ढीली छोड़ दो पीछे, अब ये ठीक हो जाएगा। हाँ, ये करो, और फिर धीरे धीरे जितना मूवमेंट हो सकता है ना, पूरा ना घुमाओ, हल्का हल्का, बहुत ही योग आसनों में बहुत सिंपल वे ना करो, बाई फोर्स कुछ नहीं करना है यहाँ पर, तो इससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। एक तो बहुत सिंपल वे में ये, दूसरा एक और बताता हूं, यदि ये कठिन पड़ता है आपको, तो एक तो ये करना, दूसरा क्या है कि जैसे आपने उल्टा लेट गए ऐसे, तो दो तरीके हैं, या तो दो तकिया रख लो और उस पर गर्दन रख करके ना ऐसे लेट जाओ, या तकिया नहीं है तो फिर हाथों को ऐसे रख लो और ये यहां रख लो, और इस पर लेट जाओ आप 10 मिनट, 20 मिनट टीवी देखते रहो, वो अच्छा रहेगा, दीवार पर टीवी लगा तो गर्दन ऐसे ऊपर जाएगी, तो इससे काफी रिलीफ मिलेगा। ये सर्वाइकल का रखा, सर्वाइकल ये देखिए, पंजे पीछे रहेंगे या पंजे को चाहो तो पीछे रख लो और चाहो तो ऐसे करते रहो, साथ साथ मूवमेंट करते रहो, चाहे इसका चाहे इधर रोक लो, मूवमेंट करते हो, तो इससे लोअर बैक को भी काफी रिलीफ मिलेगा, ये नी को भी रिलीफ मिलेगा, लेकिन मैं सिर्फ मेरा फोकस सर्वाइकल पर है, उस पर अगर वहां मूवमेंट करोगे तो वो फोकस नहीं, उसमें डिस्टर्बेंस आएगी। कोई बात नहीं आती डिस्टर्बेंस, वो आपको शुरू में कर रहे हो ना, इसलिए आपको प्रॉब्लम है ना, तो आप अभी ऐसा करो, एक तो ये बहुत सिंपल वे में है, दूसरा हाथों को ऐसे कर लो, हाथों को देखो ऐसे कर लो, अब पूरा जोर हाथों पर दो, घुटने जो है ना जमीन में टिके रहेंगे या ऊपर उठ जाएंगे, लेकिन हाथों पर मतलब शोल्डर पर आएगा पूरा इफेक्ट, और यहां पर ऐसे करो, ये घुटने उठा कर सकते हो तो घुटने उठा कर लो ऐसे, ये तो इससे क्या होगा कि आपकी स्पॉन्डिलाइटिस और सर्वाइकल दोनों में रिलीफ मिलेगा। नहीं ऐसे नहीं राजकुमार जी, आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे नहीं करना, पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, मुझे देखो आप, ये मैं कहां से, मेरे शोल्डर हेल्प कर रहे हैं, मेरे शोल्डर मूवमेंट, हाँ शोल्डर से, सिर्फ शोल्डर से, देखिए ये शोल्डर से, हाँ गुड, ये कोहनिया ना मोड़ो राजेंद्र जी, कोहनिया बिल्कुल सीधे रखो, आप कोहनिया ऐसे मोड़ रहे हो, नहीं ऐसे बिल्कुल रख करके, और शोल्डर को मूवमेंट करो ऊपर नीचे, ये गुड, हाँ ये शोल्डर देखो कहां इफेक्ट पड़ रहा है, यही पड़ रहा है ना, तो जितना यहां पर इफेक्ट ये होगा, मूवमेंट होगी, ये स्ट्रोंग हो जाएंगे, स्ट्रोंग होने के बाद में तो ये सारा पार्ट आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। एक तो ये बहुत सिंपल है, दूसरा तो आपने फिर पता, ये जो डॉक्टर बताते हैं ये तो सबको पता है, ऊपर देखो, नहीं नीचे नहीं रखो, सिर के ऊपर रखो, स्पेशल जो ये है ना पीछे खोपड़ी, हाँ थोड़ा यहां रखो, अब ऊपर देखो, अब आगे से मिलाओ कोनिया, ये कोनिया और मिलाओ, ये 10-20 बार करो आप, हाँ ये ऊपर देखो, ऊपर देखो, ये तो सबको बिल्कुल कॉमन है, वो करोगे ये करोगे तो ये सर्वाइकल नहीं होगी बिल्कुल भी आपकी। और कोई समस्या बता, डायबिटिक के लिए सबसे अच्छा है, एक के दिन सारा, हाँ नहीं डायबिटिक के लिए सबसे अच्छा है प्राणायाम और ध्यान, सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि मैंने बताया ना माइंड से प्रॉब्लम है, माइंड का सिस्टम ठीक रहेगा, हमारा सारा सिस्टम इंटरकनेक्टेड टोटली, टो से लेकर के और सिर तक, तो आप वो उसे कंट्रोल कौन करता है, तो यदि आप कपाल भाती प्राणायाम करोगे, भस्त्रिका प्राणायाम करोगे, कपाल भाती ज्यादा अच्छा रहेगा इसमें, तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट करेगा पैंक्रियाज को, पैंक्रियाज जितना एक्टिव रहेगा उतना ही आपका ये सारा सिस्टम बिल्कुल ठीक रहेगा।
ये तो आपको सब रोज सीखते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा है, लेकिन कम से कम भी आप क्या 10-20 से कम नहीं चलेगा। 1100 1100 रोज। हाँ, नहीं, महीने में। थक जाओगे 50 के बाद में, शुरू में मुझे पता है 50 के बाद आप थक जाओगे। आराम कर लो, आंखें बंद कर लो और मेडिटेशन पर आ जाओ। आपको 1100 स्ट्रोक लगाते लगाते ऐसी स्थिति आ जाएगी कि फिर आपको लेटोगे ना तो एकदम नींद आ जाएगी 10 मिनट के लिए और आप एकदम फ्रेश हो जाओगे। लेकिन ये आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स को, ब्लड प्रेशर होगा उसको भी ठीक करेगा, डायबिटीज होगी उसको भी ठीक करेगा, प्रॉब्लम होगी उसको भी ठीक करेगा, कफ होगी उसको भी ठीक करेगा, थायराइड की प्रॉब्लम होगी उसको भी। एक नहीं, बहुत लाभ आपको मिलेंगे। रीजन क्या है कि जब हम नॉर्मल वे में श्वास हमारे जो लंग्स में होता है 5 क्यूबिक लीटर हवा होती है लंग्स में। जब हम नॉर्मल श्वास लेते हैं तो 1/2 क्यूबिक लीटर हवा बाहर निकलती है। जब जितना वैक्यूम हुआ नॉर्मल श्वास तो फिर 1/2 क्यूबिक लीटर ऑक्सीजन अंदर जाएगी। और कई बार क्या होता है, वो मान लिया कमरे में बैठे हैं, वहां 50 लोग बैठे हैं या 20 लोग बैठे हैं, तो 100% ऑक्सीजन तो नहीं जा रही, तो वो तो मतलब 10 हिस्से से भी कम गई, तो ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन वहां है नहीं। तो इससे क्या होगा कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो 2 क्यूबिक लीटर, 3 क्यूबिक लीटर, 4 क्यूबिक लीटर तक हवा बाहर निकाल लेते हैं। उतनी ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो उतना ही हमारा ब्लड जो है वो प्यूरिफाई होगा, और वो प्यूरिफाई होगा तो वो सारे तंत्र को इफेक्ट करेगा। हमारी बॉडी, हमारा मस्तिष्क और हम जो ब्लड में ऑक्सीजन जाती है उसी से तो चलता है, तो वो कंट्रोल हमारा सारा ये चीज कर देगी। प्राणायाम का ये सबसे बड़ा महत्व है। ये तो मैंने छोटी सी बताई है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करो आप। यदि मान लीजिए किसी को लंग्स है ना, ये अस्थमा है, लंग्स में प्रॉब्लम है, कोई दवाई नहीं, लंग्स फिक्स हो जाते हैं बीड़ी पीने से, धूम्रपान करने से, गलत काम करने से, तो लंग्स में फिर वो एक्सपेंडिचर की वो जो होता है ना सस्पेंशन की, वो कम हो जाती है, तो फिर वो यहां से सांस लेते हैं, ऐसे करते हैं। यदि वो प्राणायाम करें इस नाक से, एक बार इस नाक से, तो उनके लंग्स धीरे 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 करके प्यूरिफाई हो जाएंगे और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और यदि आप कोई नहीं करता, आप जैसे आपकी उम्र है, आप अभी से अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम इसमें लगाओ तो आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इवन देन जो हमारा पेंक्रियाज है इसमें भी कैंसर हो जाता है और इसकी कोई दवाई नहीं है अभी मेडिकल साइंस में। असल में तो मेडिकल साइंस में तो छींक की भी, मतलब जुकाम की भी दवाई नहीं है। एक बार एक व्यक्ति मिला मुझे, कहती छींक आती रहती है छुट्टी की। मैंने कहा भी फिर, क्योंकि डॉक्टरों से सारी दवाई खा ली, छींक ही बंद नहीं हो रही। मैंने कहा भाई तेरे को 3 दिन के बाद छींक ही नहीं आएगी, ये मैं गारंटी देता हूं। कि जी क्या सेवा करूं आपकी, मां सेवा कुछ नहीं करनी है। एक लोटा लिया खरीद के, 50 रुपए का मिल जाएगा रेलवे रोड से बर्तन की दुकान से, मतलब जलनेती वाला, बता दिया लिया तो मगर उसे सिखा दी जलनेती सिखाती से कर लेती, तो कमाल कर दिया। मगर हम तो ऐसे ही कमाल करते हैं जलनेती करो, नाक की सारी समस्याएं खत्म। नाक की भी, कान की भी और आंख की भी। मतलब नाक की तो डायरेक्ट है ना, नाक की तो डायरेक्ट दिखती है। पानी निकालते हैं, हाँ, पांचों जो सुर और वो 1 मिनट में बिल्कुल सिंपल क्रिया, साइफन सिस्टम है, निकालने ऑटोमेटिक निकलता है। बस सावधानी क्या बरतनी है भाई, किसी सीख लो कि श्वास उस समय मुंह से लेना होता है, नाक से लेना होता है, बस इतनी सावधानी है। नाक से श्वास नहीं लेना, जब लोटा लगाओ तो श्वास मुंह से लो, वो बाकी तो साइफन सिस्टम है, थोड़ा सा लगा गर्दन ढीली कर दो, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। श्वास यदि नाक से ले लिया तो फिर वो पानी ऊपर चढ़ जाता है, बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। बस सावधानी एक ही है, और बाद में पानी नहीं रहना चाहिए, है जी। मुंह खोल के रखना है। हाँ, मुंह श्वास लो और मुंह खोल कर रखो। श्वास मुंह से आएगा तो मुंह तो खुलेगा, बंद रहता तो श्वास पानी पीते पीते तो पीना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। लोटा है, लोटा भर लिया। हाँ बताओ। एक लोटा है, जलनेती का लोटा आता है, उसमें पानी भरो, थोड़ा सा नमक डाल के, थोड़ा सा नवाया करके, और उसके एक नासिका के अंदर लगा लो उसको, एक नासिका के अंदर लगा के, और मुंह को ऐसे खोलो, नाक से श्वास मुंह से लेना शुरू कर दो, मुंह खुल जाएगा, है ना, वो ऐसे लग जाएगी, ऑटोमेटिक आएगा दूसरी नाक से। उसको झुका दो, एक नाक से निकलना शुरू हो जाएगा, या तो पानी मुंह से निकलेगा, नाक से निकलेगा। उसके बाद
देख रेख में। तो सीख लो ना आप फिर। नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, सिंपल है वैसे। फिर दूसरी नासिक अम्ल लगाओ। मतलब कभी भी आपको जुकाम नहीं होगा, कभी भी आपको मतलब आंखों में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है उसका। आंखों को भी, कानों को भी। और उसके बाद में यदि गऊ का घी हुआ आपके पास में, देसी गाय का, अमेरिकन गाय का नहीं, उसको पानी को बिल्कुल साफ करके देसी गाय का घी दोनों नाकों में लगा लो, शाम तक ऐसे घूमोगे जैसे घोड़े पे चढ़ रहे हो, इतना फ्रेश रहेगा। या 2-2 बूंद उसमें रखे डालना। हाँ, नहीं बस लगा के ऐसे सूंघ लो, गले तक चला जाएगा, शाम तक इतना फ्रेश फील करोगे आपको कि एक कमाल हो गया। एक छोटी सी प्रक्रिया से। इसको घृतनेति बोलते हैं। हमारे पूर्वजों ने हमको बहुत बड़ी धरोहर हमको दी है, लेकिन हम उनका पालन नहीं करते। सोचा कि वो तो मूर्ख थे। पहले हमारा मजाक उड़ाया गया कि तवे चूल्हे के बर्तनों में कोई खाना खाया जाता है, इसके मिट्टी के बर्तनों में कोई खाना खाया जाता है, रोटी कोई चूल्हे में थोड़ा ही बनाई जाती है। आज वही आ रहे कि भी सबसे बढ़िया पानी घड़े का है। सर पढ़ लो। चलिए जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से हमारे वाइस चांसलर का पूरा धन्यवाद करता हूं कि मुझे अवसर दिया यहाँ आने का। इतना बढ़िया प्रोग्राम लगा, मेरा भी योग अच्छी तरह से हो गया, आप लोगों से बड़ी ऊर्जा मिली। और राजकुमार जी का विशेष धन्यवाद, और हुड्डा जी का, महासिंह जी का, जिन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पर और मेरा परिचय कराया। धन्यवाद राजकुमार जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। लाजवाब। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जीवन में सुनी है, उनका आज सही रूप में पूरा विश्वविद्यालय परिवार आचार्य बलबीर जी का तहे दिल से शुक्रगुजार है, जिन्होंने अपना समय निकाल के जो रोजमर्रा की हमारी तकलीफ है, बीमारियां हैं या तनाव है, कैसे एक सरल योग की क्रियाओं के माध्यम से या ध्यान लगाकर हम अपने जीवन को कैसे एक खुशहाल बना सकते हैं। आज ऐसी क्रियाओं और ध्यान के बारे में जो आपने हमें बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।